गाज़ा में 6 बंधकों का जो शव मिला और उसके बाद जिस तरीके से जो बंधकों के जो परिजन हैं, उन्होंने उनमें रोष आया, उन्होंने एक प्रदर्शन जो रविवार को शुरू किया, रविवार देर रात तक तेल अवीव की सड़कों पे जो लोग हैं, लोगों का जो हुजूम है, वो नज़र आया। जो प्रदर्शनकारी हैं, वो बंधक डील के लिए एक माँग रख रहे हैं, लगातार वो माँग रखते जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही और इसलिए उनकी नाराज़गी जो है बढ़ती जा रही है। पहले भी इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन जो प्रदर्शन रविवार को शुरू हुआ और जिसका कि सिलसिला सोमवार को भी चलता रहा, इस प्रदर्शन के बाद एक बात ये कही जा रही है कि हो सकता है कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हो, क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू की लोकप्रियता जो है वो घटी है। हालाँकि इसका दूसरा पहलू भी है, जिस तरीके से उन्होंने जंग को आगे बढ़ाया है, राइट विंग में उनकी जो उनका उनका जो रेटिंग है, उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ी भी है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ तक बंधकों को सुरक्षित लाने का जो भरोसा उन्होंने दिया था और शुरुआत में जो उन्होंने युद्ध के 3 मकसद बताए थे, बंधकों की सुरक्षित वापसी, हमास का खात्मा और हमास फिर इस तरह से संगठित ना हो पाए कि कभी इज़राइल के लिए वो खतरा बने। तो इन मकसदों में वो कामयाब होते अभी तक नज़र नहीं आए हैं और 6 बंधकों का शव जो मिलना है वो एक बड़ी दर्दनाक बात है इज़राइल के लिए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खेवराज जहांगीर जी, जो कि 4.5 साल तक तेल अवीव में रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अध्यापन का काम किया है, अभी फिलहाल भारत में हैं, लेकिन वापस फिर इज़राइल जाने वाले हैं। जहांगीर साहब, आपका स्वागत है। हमने नमस्कार। जी, हमने आपसे ये बात करना मुनासिब इसलिए समझा क्योंकि आप बहुत ही एक मजबूत जो पकड़ है वो रखते हैं इज़राइल की राजनीति पे, उसके अलग-अलग पहलुओं पे। जो प्रदर्शन आज आपने देखा है, जिस तरह की तस्वीर आपने देखी है, क्या आपको लगता है कि इस बार का प्रदर्शन अब से पहले के प्रदर्शन से अलग है? अगर हम सिर्फ़ अभी बंधक संकट की बात करें, उस मुतालिक। नहीं, ये बहुत ही एक्सेप्शन मतलब बहुत ही हैरान और अचंभे वाली स्थिति तो है। 90 लाख की आबादी का देश है इज़राइल, और अगर उसमें से 4 से 5 लाख लोग एक दिन में सड़कों पे उतर आए हैं, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि 4% जनता सड़कों पे है। 4% जनता किसी देश की सड़क पे उतर आए तो कितने लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अभी जो एक बात सामने आई है 2 सर्वे में कि 65% लोग तो यही नहीं चाहते कि नेतन्याहू दोबारा किसी भी तरह के चुनाव लड़े, और 70% लोग ये मानते हैं इजराइल में, जो उनके वोटर भी हैं, कि नेतन्याहू अपनी राजनीति और अपनी सरकार बचाने की फिराक में है, ना कि बंधकों को बचाने की फिराक में है। जी। ये बंधक जून और जुलाई में बच सकते थे, जब जो बाइडेन ने बहुत जोर दिया कि अब एक सीजफायर डील होनी चाहिए, पर उस समय इस्माइल खानिया को तेहरान में मारना एक बहुत बड़ा मतलब उस बातचीत से किनारा करना था इजराइल का। और जब इस्माइल खानिया को मारा गया था ईरान में, तब अमेरिका ने अंदरूनी तौर पे और बाहरी तौर पे इजराइल की इस रणनीति का बिल्कुल खंडन किया था कि जब आप समझौता और एक बंदूकों को छुड़ाने की किसी जुगत में लगे हैं, तो इस तरह के असैसिनेशन का हासिल क्या है? जी। आप ऐसा करके तो अपने बंधक नहीं छुड़ा पाएंगे। तो जी। मेरे ख्याल से और वो भी नेतन्याहू, जबकि हानिया जो है वो एक तरह से उनका मिलिट्री जो ऑपरेशन है उससे लेना देना नहीं, वो राजनीतिक प्रमुख थे, हमेशा गाजा से बाहर रह रहे थे, अभी कतर में ज़्यादातर रह रहे थे। और एक ऐसे शख्स को मारना जो कि निगोशिएटर के तौर पे या जो एक तथा मतलब एक कथित मतलब एक कह सकते हैं कि एक उदारवादी रवैया लेकर चल रहे थे, अगर उस तुलना में देखें तो उनको मारना जो है एक टर्निंग पॉइंट था और उस वजह से और ज़्यादा जो समस्या है और ज़्यादा चुनौती जो है वो बढ़ी। मैं ये बात मानता हूं, पर इस्माइल खानिया के बारे में उदारवाद या मॉडरेट कहना बड़ा मतलब मुझे लगता है उचित नहीं होगा। मैं उनके उस खिलाफ बनिस्बत भी, बोला है जो जिस तरीके से। हाँ जी। जी, आप सही कह रहे हैं कि इजराइल की रणनीति के लिए वो कारगर नहीं था। हमास की जो राजनीति है उसमें वो उदारवादी जरूर माने जा रहे थे याया सिनवर के जी। खिलाफ। हाँ, हाँ, पर उन्हीं उन्हीं जगह पे। अभी जो आपने विरोध की बात की ना, ये विरोध वाकई में बहुत ही आगे जाने वाला है। इस विरोध की सबसे नई चीज पता है, ये है कि इजराइल की जो सबसे बड़ी लेबर और ट्रेड यूनियन है, जिसे हिस्ताद्रूत कहते हैं, जी। उसने एक दिन की चक्का जाम वाली हड़ताल करी है। और हमें शायद भारत में ये ना समझ में आए कि इस चक्का जाम की हकीकत क्या है। इजराइल के जो डिप्लोमेट भारत में पोस्टेड हैं दिल्ली के अंदर, वो भी उस वर्किंग यूनियन का हिस्सा है। तो आज अगर दिल्ली में आप एम्बेसी का हमारा और आपका कोई काम हो, तो वो आज काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो इजराइल का दिलचस्प। बहुत, जी। हाँ, ये बहुत ही ये बात वाकई में हम नहीं मानते कि हमारे आईएएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर किसी तरह के ट्रेड यूनियन या
लेबर यूनियन का हिस्सा हैं, पर इजराइल चूंकि बहुत ही समाजवाद की बुनियाद पे टिका है, मतलब भले ही वो एक तरह से कैपिटलिस्ट स्टेट है, पर उसकी जो वर्कर्स राइट है, जो लेबर और ट्रेड यूनियन के राइट्स है, वो बहुत बहुत बड़े हैं, यूरोपियन देशों से भी आगे जाके हैं वर्कर्स की जो ताकत है। तो उस ट्रेड और एक यूनियन और एक लेबर चीज और यूनियन जोड़ना का ट्रेड बहुत यूनियन के बड़ी। साथ साथ जो तेल अवीव के मेयर हैं, उन्होंने भी कर्मचारियों को इस बात की इजाजत दी कि वो स्ट्राइक में सकते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, यानी कि वहां जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है। ये दिलचस्प बात इसलिए है कि हिस्ताद्रूत जब किसी चीज को स्ट्राइक करता है ना, तो इजराइल का हर वर्कर ये मानता है कि ये सही बात है, देश के लिए सही बात है। और आर्नोन बार देवीत जो हिस्ताद्रूत के चेयरमैन हैं, वो दरअसल लिकुद के ही मेंबर हुआ करते थे, लिकुद ने ही उनको अपॉइंट किया है। वो जी कोई विरोधी पार्टी या विरोधी विचारधारा के आदमी नहीं है, वो लिकुद के ही लॉयल मेंबर रहे हैं। पर उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ और नेतन्याहू की राजनीति के खिलाफ पिछले साल मार्च में ही स्थिति साफ कर दी थी, जब जुडिशियल रिफॉर्म्स के खिलाफ जी उन्होंने स्ट्राइक करी थी। जी, मैं उस पे आने वाला था। हम पहले इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेना चाहते हैं कि बंधकों को की रिहाई को लेकर उनके परिजनों के नेतृत्व में और जो हॉस्टेज फैमिलीज जो वहाँ पे एनजीओ हैं, उनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन होते रहे अब तक, उसमें जो नया ये प्रदर्शन हुआ है, जो 6 शवों की बरामदगी के बाद हुआ है, तो आप क्या मानते हैं कि इसकी वजह से नेतन्याहू की गद्दी जा सकती है? ऐसा कोई एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे आप देख रहे हैं? और इसके बाद हम आएँगे कि क्या एक रिवाइवल है नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रदर्शन पहले चल रहे थे, जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर, जो जिस तरह से उन्होंने कोशिश की वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के राइट को कम करने की या खत्म करने की, तो क्या उसका रिवाइवल है? इस बात पे हम बाद में आएँगे, लेकिन पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि क्या एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे देखते हैं अभी जो प्रदर्शन जिस बड़े पैमाने पर वहाँ पे हो रहे हैं? कि ये टर्निंग पॉइंट तो अभी भी नहीं है। नेतन्याहू की सरकार बड़ी मजबूत सरकार है संख्या के हिसाब से, भले वो संख्या कम हो। 120 64 की संसद में करीब उनके पास 64-65 लोग हैं। जी, वो सारे अतिवाद और राइट विंग की सरकार के लोग हैं। उनको पता है कि ये सरकार गिरी तो उनमें से कोई भी वापस पावर में नहीं आने वाला। जी। तो उनके जो अतिवादी मिनिस्टर्स हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, अगर समझौता हुआ हमास के साथ तो हम सरकार गिरा देंगे, वो सरकार गिराएंगे नहीं। पर नेतन्याहू की मुश्किल दूसरी है। नेतन्याहू का हमास के साथ समझौता करने का मतलब ये भी है कि फिर देश युद्ध के उपरांत वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर ये बात होगी कि अब अक्टूबर 7 की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। हुँ, हुँ। नेतन्याहू उस स्थिति में देश को ले जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि लड़ाई छोटी मोटी चलती रहे सालों, कम से कम 2 साल तो चले ये मसला, और कि इसी वजह से वो गाजा में, चुनाव भी टालते रहे। हाँ, कि गाजा में मिलिट्री का कब्जा तो रहेगा 2 हिस्सों में, गाजा को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, और इजिप्ट और गाजा के बीच का जो कॉरिडोर है वहां पे इजराइल की सेना रहेगी। ये एक तरह से कहिए युद्धजनक स्थिति होगी। इस युद्धजनक स्थिति में नेतन्याहू अपनी राजनीति जरूर चला पाएंगे और देश को 2026 तक या 27 तक, जब इनके इलेक्शन होने तब तक खींच ले जाना चाहते हैं। हुँ, तो दूसरी सबसे बड़ी बात नेतन्याहू की है, वो ये है कि वो अमेरिका में हो रहे चुनाव का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत के आते हैं तो हुँ, नेतन्याहू को बहुत छूट मिल जाएगी अपनी राजनीति को एक तरह से कहिए खुले हाथ से करने में। जी। तो मुझे लगता है वो 8-10 महीने इस बात की भी फिराक में है कि अमेरिका में चुनाव हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं तो फिर उनको ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। परवाह तो अभी भी नहीं कर रहे, पर दबाव हुँ, बहुत बड़ा है उनके ऊपर। हुँ। तो ये 2 पार्टन के बीच कहीं न कहीं है। एक तरफ तो राइट विंगर्स का दबाव उन पर है, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश का भी दबाव रहा है, और जिस तरह से हमने देखा है कि अभी भी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से उनके हवाले से जानकारी आई है कि उन्होंने एक ऐसा फ़ॉर्मूला तैयार किया है, जिसको मानना ही होगा। अगर दोनों पक्ष नहीं मानते हैं, तो उसके बाद शायद फिर अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता की कोई बात नहीं होगी। तो एक तरफ अमेरिका का दबाव भी वो झेल रहे हैं,
और उसी दबाव का भी एक नतीजा देखने में सामने आया कि उन्होंने कम से कम पोलियो ड्रॉप के लिए सही उस इलाके में लोकलाइज तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की जो रजामंदी है 3-3 दिनों के लिए 3 अलग-अलग इलाकों में दी है। लेकिन दो पार्टन के बीच पिसते हुए भी उनके सामने बड़ी चुनौती ये आ गई है कि 6 बंधकों की लाश मिली है और इसके बाद उनको बयान जारी करना पड़ा है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जिन्होंने भी मारा है वो डील नहीं चाहते और उनको चुन-चुन कर ये मारेंगे। लेकिन जो अब पेशेंस है, जो बंधक हैं बाकी 101 के आस-पास अभी भी तादाद बताई जाती है, उनके परिजनों का संयम जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी, अगर आप देखें ना, कि अमेरिका का जो दबाव है ना, नेतन्याहू की पूरे 16 साल के करियर में हमेशा एक फैक्टर रहा है। और उस इंसान ने बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और जो बाइडेन तीनों के दबावों को झेला है। जब बराक ओबामा से नेतन्याहू की खुली लड़ाई चलती थी, तो जो बाइडेन तो बराक ओबामा के डेप्यूटी हुआ करते थे। जी। तो जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी प्रेसिडेंट रहे, उनको साफ पता है कि नेतन्याहू कितनी खरी और कितनी मतलब मुश्किल चीज है इजराइल के अतिवादियों में। तो अमेरिका का दबाव उनके लिए बड़ा मतलब अनयूजुअल नहीं है। जो नेतन्याहू की सबसे बड़ी मुश्किल है वो है इजराइल की सेना के साथ। ये जितना भी मसला इजराइल में बना है पिछले 2 सप्ताह में, वो मसला बना है जब पिछले गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग में योआव गलांट, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ जाके नेतन्याहू ने एक ऐसा रेजोल्यूशन टेबल पे रखा जिसमें ये कहा गया कि इजराइल की कैबिनेट ये मंजूर करती है कि गाजा में फिलाडेल्फी एक कॉरिडोर है जो इजिप्ट और गाजा को बांटता है, जी, वहां से किसी भी सूरत में इजराइल की सेना हटेगी वापिस नहीं। नहीं। जी, अब गलांत ने उस जबकि युद्ध रेजोल्यूशन, विराम की शर्तों में हमास की तरफ से ये शर्त भी रखी जा रही थी। और गलांत ने कहा कि जब आप ये शर्त अपनी कैबिनेट में मंजूर करवा रहे हैं, तब तो आप बातचीत कर ही क्यों रहे हैं, फिर तो बातचीत खत्म हो जाती है। तो गलांत ने प्राइम मिनिस्टर का सीधा विरोध किया। उन्होंने ये तय कह दिया कि आप भले ही प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको हक है कोई भी रेजोल्यूशन पास करवाने का, भले ही वो रेजोल्यूशन अपने बंदियों को फांसी लटकाने का क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जब इस रेजोल्यूशन को ला रहे थे, मतलब हम तो बातचीत ना करें। तो एक तो गलांत का रिबेल करना है। योआव गलांत अगर रिबेल करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो इजराइल के भीतरी राजनीति में ऐसा मोड़ आएगा जिसको नेतन्याहू झेल नहीं पाएंगे। जी, क्योंकि सेना का रिबेलियन पिछले साल उनके जुडिशियल रिफॉर्म के एजेंडा को भी मतलब रोक रहा था। जी, और योआव गलांत ने पिछले 2 महीने में, हालांकि वो बहुत बड़े मॉडरेटर खुद भी नहीं है, बट उनको एक बात का पूरा भान है कि उनकी सेना की लड़ाई गाजा में विफल हो गई है। देखिए, जी। और इजराइल इस तरह की सलाह भी दी जा रही है कि एक बंधक समझौते तक पहुंचा जाए और उस सलाह को बार-बार दरकिनार करे। इस तरह की रिपोर्ट्स भी निकल कर वहां से सामने आ रही नहीं नहीं, ये साफ है, इजराइल के भीतर 4 लोग हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। डिफेंस मिनिस्टर, मोसाद के हेड, शिनबेत के हेड और चीफ ऑफ स्टाफ, सेना के प्रमुख। अगर इजराइल की राजनीति देखी जाए तो प्रधानमंत्री के बाद 4 ही लोग हैं अहम, जिनके पास पावर है, जो देश को चलाते हैं रोज। जी, ये 4 लोग लिकुद पार्टी और प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री के बेटे का ट्वीट में यह दावा है कि ये 4 लोग साजिश कर रहे हैं मेरे पिता के खिलाफ मिलिट्री कू का, और अमेरिका इनको शय दे रहा है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी इनको शय दे रही है, ये मेरे पिता को कभी भी हटा सकते हैं ऑफिस से। तो जी, इसराइल के अंदर जो सेना और सरकार की जो अनबन है ना, वो बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जी, सेना सरकार के खिलाफ चली जाए ओपनली, और उसको बिल्कुल पब्लिकली रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी। और एक चीज़ ये भी है कि जो 6 शव बरामद हुए उसके बाद जो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया, राष्ट्रपति चाहे बाइडेन की तरफ से आया हो या फिर कमला हैरिस की तरफ से आया, उसमें एक बहुत ही कड़ा रुख, हालाँकि हमास के खिलाफ कड़ा रुख हमेशा से अमेरिका का रहा है, लेकिन हमास के पूरी तरह से खात्मे की एक बार और बात की गई क्योंकि एक अमेरिकी जो नागरिक हैं उनकी भी जो मौत है या जो उनकी भी हत्या है, वो इन 6 शवों में वो शामिल हैं। तो अमेरिका का जो एक रुख है इस 6 शवों की बरामदगी के बाद, वो भी कहीं न कहीं ऑक्सीजन दे रहा होगा नेतन्याहू को? देखिए, नेतन्याहू फायदा तो कई इमोशंस का उठा रहे हैं, पर ये बात देखिए, नेतन्याहू की रणनीति एक सच्चाई है, पर हमास की मतलब विचारधारा, हमास के साधन एक अलग मुद्दा है। ये जाहिरन बात है कि हमास ने इन बंदियों को मतलब सिर में गोली मार के मारा है,
सिर में गोली मारने का मतलब है पॉइंट ब्लैंक, आपको मतलब बिल्कुल जी 4-5 इंच से गोली मारी गई और आपको सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि वो अब इजरायली सेना को सेना से बच नहीं पा रहे थे। तो हमास ने बंदियों को, निहत्थे लोगों को गोली चला के मारा, जो लोग 11 महीने सुरंगों में किसी तरह से जी पाए। देखिए 11 महीने सुरंगों में जी पाना अपने आप में एक बड़ी अपने आप मतलब में बहुत कामयाबी रही होगी। और उसके बाद बिल्कुल, और ये 6 लोग तो वो लोग थे जो इस समझौते के पहली लिस्ट में रिहा होने थे। जी तो इनका मारा जाना अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लोगों के लिए भी, और जो लोग हमास को थोड़ा बहुत एक तरह से समझते हैं उनके लिए भी बड़ा धक्का है कि आप अब तो मतलब अपनी सारी पॉलिटिकल या ह्यूमन क्रेडिबिलिटी को खो रहे हैं एक लड़ाई के नाम पे। तो इससे जाहिर सी बात है हमास की सच्चाई फिर से एक नए रूप में सामने आती है। पर मुझे कभी भी हमास की इस सच्चाई पे कोई शक नहीं था। हमास एक बहुत ही क्रूर, जिसे तो मैं आतंकवाद कह सकता हूँ, उस सोच से ग्रसित है। और वो ना पैलेस्तीन के लिए अच्छा है, फिलिस्तीन के खुद के लोग हमास के साथ नहीं है। वेस्ट बैंक को देख लीजिए। जी। और ये जो 7 अक्टूबर का हमला था उसको भारत की तरफ से भी कहा गया कि आतंकवादी हमला था। तो जिस भी कॉज के लिए लड़ते हैं वो बात अपनी जगह, लेकिन जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया वो उसको लेकर तो रुख साफ ही है। एक अहम बात ये भी है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनकी अगर बात करें एक बार फिर से, तो वो ये दलील देते हैं कि युद्ध इसलिए नहीं खत्म करना चाहते ताकि हमास फिर से संगठित न हो जाए और फिर से खतरा न बने, और अभी वो स्थिति नहीं आई है कि युद्ध रोका जाए। और वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं कि बंधक समझौता तो हो लेकिन वो राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़े ना आए। तो इस दलील में कितना आप दम पाते हैं? देखिए इस दलील में कोई दम नहीं है और वो मेरी और आपकी राय की बात नहीं है। इसराइल के सेना प्रमुख, इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसी के तीनों हेड ये राइटिंग में दे चुके हैं कि इसराइल में सेना रखने से हमास का खात्मा नहीं होगा। गाजा में इसराइल सेना के एक बहुत बड़े नेशनल स्पोक्सपर्सन है डैनियल हगारी। जी उन्होंने एक नेशनल इंटरव्यू में 1.5 महीने पहले बात की थी जिसको लेके बड़ा बवाल मचा था। उन्होंने नेशनल इंटरव्यू में कहा था कि हमास को मिलिट्री से हराने का जो झांसा है वो झांसा इजरायलियों के मुंह पे रेत फेंकने जैसा है। जी तो इसराइल की सेना खुद ये मानती है, जो सेना राष्ट्रीय सुरक्षा करती है, कि आप हमास को मिलिट्री के जरिए नहीं हटा सकते। तो उनका ये कहना है अपने प्राइम मिनिस्टर और पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से इन राइटिंग ऑफिशियल मेमोरेंडम में कि आपको गाजा के अंदर एक ऑल्टरनेटिव गवर्निंग काउंसिल या गवर्निंग बॉडी को अलाउ करना होगा। वो रीजनल अरब स्टेट्स की साझा कोशिश हो सकती है, वो महमूद अब्बास और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी हो सकती है, पर बिना किसी ऑल्टरनेटिव बॉडी के आने, बिना उसके आप गाजा में कुछ नहीं कर सकते। जी। लेकिन कोई पोस्ट तो वॉर प्लान तो अभी तक वो लेकर आए नहीं नेतन्याहू, और जो वो उनके इसीलिए मंत्री नहीं आए आए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि माने नहीं। पिछले पिछले 2 महीने से जब उनकी उनकी सेना प्रमुख और उनके सारे सिक्योरिटी के हेड ये कह रहे हैं कि आप गाजा में हार चुके हैं, आप आगे इससे भी बुरे हारेंगे। उस बुरी हार से निपटने का एक ही तरीका है कि आप गाजा को बाहर से कंट्रोल जरूर करिए, पर गाजा के अंदर एक भी इजरायली सिपाही ना रहे और गाजा के अंदर एक ऑल्टरनेटिव अरब या पैलेस्टीनियन कोलिशन को कंट्रोल दिया जाए। और ये तभी होगा जब नेतन्याहू सऊदी अरेबिया के साथ समझौता करेंगे, जब नेतन्याहू इजिप्ट और जॉर्डन के साथ समझौता करेंगे और नेतन्याहू अपनी जंग को कबूल करेंगे कि अब ये खत्म है, अब हम पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं। जी नेतन्याहू उस मुकाम पे नहीं आना चाहते, जबकि तो सेना क्योंकि और उनके सारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कह चुके हैं कि यही इजराइल की सुरक्षा के हित में है। जी मानवता या गाजा के लोगों के हित के लिए कोई नहीं बात कर रहा है, वो जी इजराइल की हित की बात कर रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि इजराइल का हित इसी में है कि वहां कोई और आए। और जो सबसे बड़े विपक्षी दल के जो नेता हैं ये लिपिड, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन कराया जाए, चुनाव कराया जाए, क्योंकि जिस स्थिति से देश गुजर रहा है और जिस तरह से नेतृत्व देने में नाकाम रहे हैं, तो उस मांग को भी टालने के लिए युद्ध को लंबा खींचने की एक कोशिश जो है वो नेतन्याहू की तरफ से नजर आती है।
ये बात से याइर लपीद हालांकि मतलब अपोजिशन के नेता है पर ज्यादा कामयाब हो नहीं पाए। इट्स इंटरेस्टिंग बात है, इजराइल में भी अपोजिशन के नेता की बड़ी बुरी हालत है, वो ज्यादा मतलब किसी मकाम पे है नहीं। इन दिनों जी जिस प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा वजन मिल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ वो है नफ्ताली बेनेट, जो पिछले जी प्राइम मिनिस्टर थे। पर मुझे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में होगी कि जो हिस्ताद्रूत के चेयरमैन हैं आर्नोन बार दवीद, आज उन्होंने मतलब कल जब उन्होंने स्ट्राइक की थी कहा था कि आज 6 बजे हम खत्म कर देंगे, पर शाम के 6 बजे तक इसराइल में इस बात पे फैसला होगा कि अब आगे क्या करेंगे। उनकी जी दरअसल 2 महीने पहले ये मांग थी कि ये सरकार अब अपना मैंडेट खो चुकी है, एक तो गाजा की लड़ाई को नाकाम मुकाम पे ले जाके और 1 अक्टूबर 7 की त्रासदी के लिए इस सरकार को नया मैंडेट लेना ही पड़ेगा। जी तो मेरे ख्याल से जो हिस्ताद्रूत के जो चेयरमैन हैं उनका अल्टीमेटम और जो सेना के प्रमुख हैं योआव गलांत, हम्म उनका, ये दो ही लोग हैं जो देश को नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। हम्म तो ये जो एक बात है कि जो फिलडेल्फिया आपने कहा कॉरिडोर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते अपने सैनिकों को, वो इसके लिए दलील देते हैं कि जो आर्म्स की सप्लाई है और बाकी जो कुछ भी एक चुनौती पैदा हो सकती है, क्योंकि उस कॉरिडोर पे अगर अपना दबदबा बना के ना रखें तो फिर से संगठित हो सकता है। इसका क्या एक बीच का रास्ता हो सकता है कि क्या वहाँ पे, हालांकि कोई भी देश अपनी सेना या किसी भी तरह से अपना शांति मिशन या कोई अपना डिप्लॉयमेंट वहां नहीं चाहेगा, तो कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि वाकई में रीग्रुपिंग करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए उस रास्ते अगर कोई हथियार पहुंचता है तो ना पहुंचे, और फिर इजराइल को इस बात के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि एक प्रमुख शर्तों में से एक है हमास की तरफ से कि उस इलाके को भी खाली किया जाए और पूरे गाजा से इजराइल की जो सेना है वो बाहर निकले। देखिए, अगर कोई इंसान सुलझाने पाए तो बहुत सारे साधन हैं। नेतन्याहू को बहुत सारे साधन दिए गए हैं। अमेरिका और यूएई और सऊदी अरेबिया जो अब्राहम अकॉर्ड्स के जो हिस्सा हैं, जो सऊदी नॉर्मलाइजेशन वाले लोग हैं, वो एक साफ कह चुके हैं कि हम एक अरब कोलिशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। वो अरब कोलिशन गाजा में 2 काम करेगा, रीबिल्डिंग ऑफ गाजा एंड प्रोवाइडिंग इट अ लोकल गवर्नेंस, जो हॉस्पिटल स्कूल्स चलाएंगे, और एक जॉइंट कोलिशन फोर्स जिसमें कुछ अमेरिकन होंगे, कुछ इजिप्शियन होंगे, कुछ खाड़ी देशों के सिपाही होंगे, पर वो सारी जो मुस्तैदी और जो टास्क फोर्स बनेगी वो अमेरिका लेड होगी। वो जी एक कोलिशन फोर्स होगी जो गाजा और इजिप्ट के बीच के हिस्से दायरे को। को कवर करेगी। जी तो ऑल्टरनेटिव तो बहुत दिए गए हैं नेतन्याहू को, और नेतन्याहू अपनी मतलब लड़ाई वाली मंशा को अगर छोड़ें तो जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर की चिंता वाजिब है, पर उस कॉरिडोर को दूसरे तरीके से भी मतलब मैनेज किया जा सकता है। और इजराइल की सेना ने एक और बात कही कल कैबिनेट में, सेना प्रमुख ने कहा कि मान लीजिए आपने समझौते के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर को खाली कर दिया, जो सेकंड राउंड ऑफ सीजफायर होगा हमें 8 दिन लगते हैं इस कॉरिडोर को वापस लेने में, पर जिस 8 दिन में हम ये कॉरिडोर वापस लेंगे कम से कम 101 बंदी तो हमारे छूट जाएंगे। जी तो जो हाँ फिलाडेल्फी कॉरिडोर वाला जो बहाना, अरे वो सेना खुद साफ कह रही है कि भाई 8 दिन में ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर हम आपको वापस दे देंगे। और लेकिन उस लेकिन एक बात वापस है, अगर जैसे 101 बंधक हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमास तमाम बंधकों को वन गो में छोड़ने देने को तैयार है। और ये भी जानकारी आती है कि याहिया सिनवार जो है कुछ बंधकों को अपने साथ मानव ढाल बना के लेकर चलता है ताकि उस पर कोई आक्रमण हो तो वो अपना बचाव उन बंधकों के जरिए कर सके। ये भी एक स्थिति है। कि उस गुरिल्ला लड़ाई में ये तो मानने वाली बात है कि याहिया सिनवार किसी तरह से अपना बीच बचाव तो रखेंगे, पर देखिए 101 जब हम कह रहे हैं तो हो सकता है वो सारे जिंदा भी ना हो, वो सारे जी एक साथ छोड़े कोई भी ना जाए। जानकारी। हाँ, पर जिन परिवारों के लोग वहां हैं, इसराइल के कई परिवार ऐसे हैं बाय द वे, कई, जिन्होंने पिछले 9 महीने में कई बार कहा है कि मौत की खबर या मेरे परिवार वाले का मुर्दा शरीर जब मेरे वतन आ गया तो मैं ज्यादा खुश हूं। मुझे अब यातना कम होती है कि वो कहीं सुरंग में भूखा प्यासा पिटा तो नहीं जा रहा। तो जी जिनके बंधक मर गए हैं हम्म, वो परिवार ये कहते हैं कि शायद यही अच्छा था, वरना जो पीड़ा थी किसी के, ये सच है, एक माँ, ऐसे कई लोगों ने कहा है,
तो जिनके लोग मर गए हैं, उन मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार हो जाए, वो घर लौट आए, उनका जो भी अपना परिवार होता है वो आगे बढ़े। तो जी परिवार किसी तरह अपनी शांति तो पा लेगा, मतलब वो तो एक बहुत ही इंसानी प्रवृत्ति है। जी पर जो जंग है, कम से कम जंग का एक बहाना तो टूटेगा। नेतन्याहू उस जी बहाने को नहीं तोड़ना चाहते, और याया सिनवार अपनी, मतलब एक तरह से कहिए, याया सिनवार को तो कोई फिक्र ही नहीं है। इन दिनों सारी बदनामी का ठीकरा नेतन्याहू पे है, और इन दिनों सारा दबाव नेतन्याहू पे है। ये भी बात सच्चाई है कि याया और सिनवार घरेलू को भी बात नहीं अपने घर करे। से भी दबाव है इस तरह के प्रोटेस्ट के तौर पे। हाँ, देखिए ना, अब तो पूरा इजराइल खड़ा हो गया नेतन्याहू के खिलाफ। जी तो ये तो बात तो जो हम सच है कह कि रहे थे कि बात एक सवाल पे बाद में आएंगे, जैसे कि हमास का जो आतंकी हमला 7 अक्टूबर को हुआ, उसके पहले जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर, और उस समय भी ये लग रहा था कि नेतन्याहू को देर सवेर जाना पड़ सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने उस पर प्रेस नहीं किया और उनकी सरकार जो है वो चलती रही। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है, जो आपने जिक्र किया, जिस तरीके से लेबर जो बॉडी है उनकी तरफ से बंद का कॉल दिया गया है, तो अब बेशक जो एक जो वजह हो वो बंधकों की रिहाई की वजह हो, लेकिन पुराना जो एक शिकायत, एक नाराजगी है नेतन्याहू सरकार के खिलाफ, वो भी कहीं ना कहीं इस प्रदर्शनों में आकर हिस्सेदारी कर रही है, उसमें एक मूर्त रूप ले रही है। बिल्कुल ले रही है। इजराइल की आवाम, और वो आवाम 50, 60, 70% तक का आवाम है, वो कम आवाम नहीं है। वो आधी आबादी से ज्यादा आबादी है जो इस सरकार के खिलाफ पिछले 2 साल से खड़ी थी। युद्ध और युद्ध के बाद की जो असफलता है, वो उस जनता को अब किसी भी तरह रोक नहीं पाएगी। तो जो जो माहौल बना है, वो माहौल सिर्फ बंदियों को छुड़ाने तक नहीं होगा, वो माहौल होगा नेतन्याहू को जिम्मेदारी दिलवाने का। नेतन्याहू ने अब तक जिम्मेदारी ली नहीं है, तो जी देश ये चाहता है कि नेतन्याहू माफी मांगे, जिम्मेदारी लें और नए चुनाव की तारीख दें। जी तो तो चलते मेरे चलते ख्याल एक से बार। जी इंडस्ट्री जी का दबाव सबसे ज्यादा होगा। एक अहम बात हम छोड़ गए, जब आपने जी लेबर यूनियन की बात की, तो 2,200 प्राइवेट यूनियन, मतलब 200 प्राइवेट कंपनीज इसराइल के अंदर, स्टार्टअप नेशंस, हाईटेक, ये जितनी भी कंपनियां हैं, उन 200 कंपनियों की जो यूनियन है उसने भी स्ट्राइक करी है। तो जितने भी प्राइवेट हाईटेक कंपनीज हैं, उन्होंने भी आज अपने वर्कर्स से कहा है कि आपका वर्किंग डे गिना जाएगा, आप जाके प्रोटेस्ट करिए। जी तो ये तो बड़ी चलते चलते आपसे चाहेंगे 1 मिनट में सम अप कर दीजिए कि क्या इस तरह के बड़े प्रदर्शन के बाद भी नेतन्याहू की गद्दी बची रहेगी, या उनको गद्दी से देर सवेर जाना पड़ सकता है। नेतन्याहू का देर सवेर जाना तय है। ये विरोध कितनी शिद्दत और कितनी कामयाबी से आगे बढ़ता है अगले 1 सप्ताह में, सारी जिम्मेदारी, जो सारी मतलब संभावनाएं हैं, वो दो ही लोगों पे है, सेना प्रमुख और लेबर यूनियन के हेड। ये दोनों लोग हैं जो नेतन्याहू को रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। न अमेरिका का दबाव रोक सकता है, न राजनीतिक विरोधी रोक सकते हैं। जी तो बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और अलग अलग पहलुओं को समझाने के लिए, जो एक बहुत ही जटिल स्थिति वहाँ पर है युद्ध की वजह से, बंधकों की वजह से, और उन सब के बीच क्या रास्ता हो सकता है, किन रास्तों से बचा जा रहा है, और किस तरीके से नेतन्याहू की जो मंशा है वो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, ताकि वो आगे चलकर जब भी चुनाव हो तो उसमें अपनी लोकप्रियता गेन कर सकें, दोबारा सत्ता में आ सकें। तो राजनीति भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है और इस वजह से युद्ध जो है लंबा खिंच रहा है। 46,000 से ज़्यादा जो फ़िलिस्तीनी है उनकी जान जा चुकी है। दुनिया के कई देशों में इज़राइल के कदमों की आलोचना हो रही है। जो मानवीय त्रासदी की स्थिति गाज़ा में है, उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन उस सब के बीच जब 6 बंधकों के शव मिलते हैं, तो एक तूफ़ान सा खड़ा होता है इज़राइल में, और फिर ये सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू जो है गद्दी पर बने रहेंगे या फिर वो जाएंगे, जिसके बारे में आपको हमारे जो गेस्ट हैं जहांगीर साहब, उन्होंने विस्तार से बताया। तो अगली बार फिर हम ऐसे किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।